गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सेशन। तो आज आपने 22 सितंबर वाली वीडियो आई होप देख ली होगी अभी तक, और ये 23 सितंबर का पेपर है हमारे पास, और आज डेट भी 23 सितंबर की है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। तो पहली न्यूज़ में आपको थोड़ा सा शौक सा लगेगा। इसके अंदर क्या हुआ था, कल आउट ऑफ नोवेयर सोनी और जी की एक मर्जर टाइप की डील हुई है। मतलब हमें समझना पड़ेगा, टाइप की मैंने इसलिए बोला कि थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। इन्होंने काफ़ी अच्छी टाइमलाइन दी। इन्होंने नवंबर 13 2018 से ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन जो जी के हुए थे, बेसिकली यहाँ पे जी का स्टेक सेल हुआ है, इसलिए मैं जी की बात कर रहा हूँ। तो जी का यहाँ पे सिलेक्ट लिखा है। तो हम बाकी पॉइंट्स के ऊपर बाद में आते हैं, पहले हम ये टाइमलाइन थोड़ी देख लेते हैं ब्रीफ में। तो 2018 नवंबर में क्या हुआ था कि जी प्रमोटर्स डिसाइडेड टू सेल हाफ ऑफ द 41% स्टेक। बहुत बेसिक सी बात है कि जी के जो प्रमोटर्स थे, जैसे मुकेश अंबानी हो गया रिलायंस का, तो जो वो आपके प्रमोटर्स थे उनका स्टेक उस टाइम पर था 41%, उसको उन्होंने हाफ सेल करने की प्लानिंग की यहाँ पर। अब जन 2019 के अंदर, मतलब 2 महीने बाद ऑलमोस्ट, स्टॉक टैंक्स 31%। चेयरमैन सुभाष चंद्र राइट्स ओपन लेटर एक्सेप्टिंग स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स। तो उन्होंने सेल कर दिया था, बट स्टॉक उनका उसकी वजह, मतलब जिनको उन्होंने सेल किया उनकी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ और स्टॉक टैंक कर गया। टैंक मतलब डिक्रीज होना, यानी कि आपका नीचे जाना, आपका करेक्ट हो गया 31% से। जुलाई 31 में उसके बाद क्या होगा कि आपका जुलाई 31 मतलब जुलाई 31 जुलाई प्रमोटर्स रीच अग्रीमेंट विद इन्वेस्को टू सेल 11% ऑफ फॉर 4,214 करोड़। हमने देखा भी था जब न्यूज़ आई थी इन्वेस्को की, तब हमने कवर भी किया था कि 11% जो है सेल करने का प्लान कर रहे हैं। कि आप मतलब बेसिकली जी के अंदर इन्वेस्को नाम की कंपनी है, उसकी ओनरशिप है 11%, तो वो सेल करने का यहाँ पर प्लानिंग कर रहे थे। तो ये बेसिकली ये देख लिया। प्रमोटर्स डिसाइडेड टू सेल अनदर 16.5% इशू टर्म शीट फॉर सेल ऑफ 15.7% वाया ब्लॉक डील। तो हमने देख लिया कि आपका 15.7% की इन्होंने ब्लॉक डील मतलब एक मेजर डील जो कंपनी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज लेके आए। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, जो ऐसी डील जो स्ट्रक्चरल चेंज लेके आए, जैसे हमारा अगर ये 15% सेल कर देंगे तो पूरी ओनरशिप का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो वैसी अगर जो डील होती है उसको ब्लॉक डील बोला जाता है। और ब्लॉक डील अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करें, फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ब्लॉक डील की वजह से मतलब हो सकता है कि टेक्निकल मतलब छोटे शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आए, बट अगर ब्लॉक डील अच्छी है तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा कुछ टाइम तक के लिए लॉन्ग टर्म में, और अगर वो ख़राब है मतलब उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो वो नीचे जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ टाइम के बाद। तो ये हमने देख लिया। और जैसे अगर आप मनी कंट्रोल वगैरह वाली वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको ब्लॉक डील की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। तो हमने देख लिया पूरा। नवंबर 2015 चंद्रा क्विट्स एज चेयरमैन, स्टेज एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 3 मोर डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी रिजाइन। बहुत बेसिक सी बात है, हमने देखा भी था कि जो चंद्रा थे, बिपिन चंद्रा शायद, तो उन्होंने जो है आपके सॉरी जो चंद्रा थे आपके, उन्होंने जो है क्विट कर दिया एज कंपनी चेयरमैन, और अब वो आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं सिर्फ, और 3 और डायरेक्टर्स और एक कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी मतलब CS वाले लोग जो होते हैं, तो वो उन्होंने जो मेजर उनका पीपल था, लोग था, मतलब इनके एम्प्लॉय था, उन्होंने आपके रिजाइन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजाइन कर दिया। ये मतलब बेसिकली पूरा ये जो है एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि कंपनी नीचे डूब रही थी। ये आप फील आ गई होगी आपको कि हर न्यूज़ के अंदर यही बोलना चाह रहे हैं। September 11 दिस ईयर के अंदर आपका क्या हुआ, इन्वेस्को सीक्स रिमूवल ऑफ पुनीत गोयनका, अशोक कुलरेन एंड मनीष चौखानी फ्रॉम बोर्ड। मतलब ये आप समझ गए कि 3 लोग थे, और ये आपके पुनीत गोयनका जो है वो आपके MD एंड CEO हैं अभी भी। तो बेसिकली इनका इन्होंने रिमूवल चाहा था, ये भी हमने न्यूज़ के अंदर देखा था। September 13 कुलरेन एंड चौकानी रिज़ाइन। ये आपका इसी जो पुनीत गोयनका MD CEO हैं, इनके अलावा जो 2 लोग थे उन्होंने आपके रिज़ाइन कर भी दिया। तो ये आपके रह गए, पुनीत गोयनका रह गए। अब यहाँ पे क्या है, इसी से रिलेटेड एक बात और है आगे चल के, वो देखेंगे बाद में। September 14, अभी थोड़े टाइम पहले, मतलब कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बैक गोयनका एट 39th AGM। मतलब वही कि आपका गोयनका को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए MD CEO की पोस्ट पे, तो उनके लिए वोटिंग हुई होगी जो इनकी AGM थी, एनुअल जनरल मीटिंग थी उसके अंदर। तो वहाँ पर जो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, मतलब जो थोड़े छोटे शेयर होल्डर्स थे, 1 शेयर 2 शेयर वाले लोग थे, जो उनकी वोटिंग हुई होगी, तो उन्होंने हाँ किया कि आपको रहना चाहिए कंपनी के अंदर। वो बोल रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। अब जी बोर्ड नॉट गिव्स इन प्रिंसिपल नॉट टू ZSPN मर्जर। मतलब ZSPN मतलब SPN मतलब बेसिकली सोनी पिक्चर्स नेटवर्क। ये बेसिकली सोनी का जो कंपनी चलती है सोनी की, उनका नाम है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जी बोर्ड गिव्स इन प्रिंसिपल नॉट, मतलब यही कि आपका जी का जो बोर्ड बना हुआ है वो उन्होंने जो है जी और सोनी की जो मर्जर वाली डील है उसको हाँ कर दिया। SPN एंड जी साइन एक्सक्लूसिव नॉन बाइंडिंग पैक्ट। मतलब बेसिकली अब क्या है कि अभी कंफर्म नहीं है, नॉन बाइंडिंग पैक्ट है
यानी कि ऑपरेशंस जो होते हैं बेसिकली इनके, उनके लिए नॉन बाइंडिंग है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि दोनों की मूवीज़ वगैरह एक साथ बन रही हैं, या फिर जो इनके एक, मैं आपको दोनों बताऊंगा बाद में, इन दोनों के मूवी स्टूडियोज़ हैं, तो उन मूवी स्टूडियो को मर्ज करके एक ऐसा बना देंगे कि दोनों की जो आपकी सारी मूवीज़ हैं एक ही जगह प्रोड्यूस होंगी। ऐसा नहीं है ज़रूरी हो, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो। तो बेसिकली नॉन बाइंडिंग पैक्ट मतलब ये है कि हमें ऑपरेशंस जो है हमारे, मतलब हमारा जो मेन काम है, वो ज़रूरी है कि हम उसके अंदर भी मर्जर करें। हम सिर्फ ओनरशिप वगैरह के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर मर्जर कर रहे हैं। तो हमने ये देख लिया है। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमने आगे भी देख सकते हैं कि आपका पुनीत गोयनका टू रिमेन एमडी एंड सीईओ, अगर ये डील हो जाती है तो आपके बोर्ड ने ये भी चीज़ अप्रूव कर दी है कि एमडी और सीईओ रिमेन रहेंगे, यानी कि यही आपके एमडी और सीईओ रहेंगे। और ये हमने देखा भी था कि आपके एजीएम 39 एजीएम के अंदर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने भी इसको बैक किया है बेसिकली, मतलब अप्रूव किया है। तो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अगर इतने ज़्यादा होंगे, मान ली 50% से ज़्यादा होंगे, तो ये हट भी नहीं सकते आसानी से। तो हमने देख लिया। अभी हम एक बार वो ऊपर वाली लाइन पढ़ लेते हैं, मतलब जो हेडलाइन है, इट्स अ सोनी जी फाउंडर्स फाइंड वाइट नाइट, सॉरी इट्स अ सोनी जी फाउंडर्स फाइंड अ वाइट नाइट। हमने देख लिया कि इनको जो आपका सारा काम करना था, आपके इनको जो है सीईओ बनाए रखना था, वो उनको इसलिए मिल गया। इंक मेजर डील, मतलब ये क्या, इंक मतलब साइन करना, साइन कर दी इन्होंने मर्जर की डील। नॉन बाइंडिंग पैक्ट तो मर्ज ओपीएस, ओपीएस मतलब ऑपरेशंस, मैंने आपको बताया था जो मेन काम है इनका, उनके लिए नॉन बाइंडिंग पैक्ट इनका, कि ये अभी मतलब, सॉरी यहाँ पे आपको नॉइज़ आ रही होगी पीछे से, एक सेकंड और। नॉन बाइंडिंग पैक्ट है कि आपको मर्ज ऑपरेशंस करने हैं या नहीं करने हैं, ये नॉन बाइंडिंग है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो केस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इन्होंने सॉरी इनके बारे में लिखी है कि आपका जब ये चीज़ें मर्ज हो जाएंगी, तो पहली बात तो ये इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट नेटवर्क बाय रेवेन्यू बन जाएगा। दूसरा आपका ये है कि ऑब्वियसली पहला तो आपका जियो ही रहेगा, तो आपका सेकंड पे आ जाएगा ये। और आपका रहेगा 75 टेलीविजन चैनल्स इनके पास रहेंगे, 2 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज ZEE5 और सोनी लिव, आपको पता होंगे ये रहेंगे इनके अंदर। और 2 फिल्म स्टूडियोज़, ये मैं आपको मेन कह रहा था जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जी स्टूडियोज़ और सोनी पिक्चर्स फिल्म, SPF ये हो गया आपका। और आपका डिजिटल कंटेंट स्टूडियो नेक्स्ट, ये सोनी वालों का, ये भी इनके पास हो जाएगा जब इनका मर्जर हो जाएगा। तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर क्या है कि हमने लास्ट में देखा था कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव है अभी, मतलब कि यही है आपका, तो इसकी वजह से अभी ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। यहाँ पे ये भी लिखा है कि इफ़ द डील गोज़ थ्रू, यहाँ पे इफ़ द डील गोज़ थ्रू, तो बेसिकली इस तरह से अभी कंफर्म नहीं हुई है, होगी अभी 23 सितंबर, मतलब आज डिस्कस हो सकती है ये आज। तो मैं देख लिया। अब यहाँ पे आपका ये जो मैं वहाँ पे रेफर कर रहा था आपको 22 सितंबर वाली वीडियो में, तो उसके अंदर आपका ये कि आपका, मैंने आपको ये बताया था कि जापान की जो गवर्नमेंट थी उनको बोला जा रहा है कि, सॉरी चाइना की जो गवर्नमेंट है बीजिंग की, उनको बोला जाता है कि आप इंटरफेयर करो जो आपकी एवरग्रैंड वाला जो मामला था उसके अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली यही हो रहा है कि आपके VI के अंदर इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर काफ़ी ज़्यादा कर रही है। मोराटोरियम विल बी हेल्प VI सर्वाइव बी कॉम्पिटेटिव MD। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं MD मतलब जो आपकी VI वोडाफोन आइडिया की जो MD है। अच्छा, MD का मतलब अगर आपको नहीं पता तो MD मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टरेट, मतलब ये आपके सबसे मेजर आपके मैनेजर होते हैं। तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आपका अगर हमें मोराटोरियम मिल जाता है, मोराटोरियम मैंने आपको कई बार बताया, मतलब कि बेसिकली पेमेंट करने का हॉलीडे, कि आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी आपका जो उसके अंदर है, और आपका जो लोन चल रहा है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, उसको तो थोड़ा सा इंटरेस्ट और आपको देना पड़ेगा एक्सेस में। तो अगर ऐसा मिल जाता है तो बेसिकली यही है कि आपका गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा, गवर्नमेंट से लोन लिया इन्होंने बैंक से, तो अगर ऐसा होता है तो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो VI है वो सर्वाइव कर जाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, जो इनके मतलब VI जो है वो इंटरनल मैनेजमेंट जो इसकी पूरी आदित्य बिरला ग्रुप वाली, सॉरी अगर थोड़ी मैंने बातें फास्ट बोल दी हूँ, तो क्या है VI ग्रुप के अंदर जो आदित्य बिरला वाली जो मैनेजमेंट है पूरी, वो यही बोलना चाह रही है कि इंडिया के अंदर कम से कम 3 कंपटीशन होना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बार बार अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर, कि कम से कम 3 कंपटीशन होने चाहिए इंडिया के अंदर, आपका टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। आपके एयरटेल जियो तो है ही, वो तो पॉजिटिव चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। और आपका तीसरा कम से कम ये कह रहे हैं वोडाफोन इंडिया को होना चाहिए, क्योंकि एयरसेल आपके वोडाफोन मतलब जो बाकी कंपनीज थी पुरानी वो सब तो चली गई हैं जब से 4G आया है। तो ये हमने देख लिया। कंपनीज टू इन्वेस्ट ऑन नेटवर्क बेड फॉर 5G स्पेक्ट्रम, बेसिकली ये कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, 5G स्पेक्ट्रम को परचेज करेंगे ताकि 5G के अंदर अपना नाम थोड़ा बना पाएँ, और नेटवर्क को भी इन्वेस्टमेंट करेंगे नेटवर्क के अंदर ताकि इनका नेटवर्क अच्छा है। तो हमने देख लिया। टक्कर सेज टेली कंपनी टेलीको टू ओपन टू कन्वर्टिंग इंटरेस्ट और डेफर्ड ड्यूज टू गवर्नमेंट इक्विटी। तो हमने देखा था कल भी जब मोराटोरियम वाला हमने डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट इनका जो डेट देगी इनको, मतलब जो दिया हुआ है बैंक्स के थ्रू, उसके ऊपर पहले तो मोराटोरियम देगी पहली बात तो, कि अभी आपको पे ही नहीं करना, क्योंकि 1 साल 2 साल जितना भी इनका टेन्योर रहेगा। और दूसरी बात, उसी के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बेसिकली VI गवर्नमेंट
कि उसका कंट्रोल बढ़ जाएगा, यानी कि शेयर पैटर्न उसका बदल जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो हमने पूरा देख लिया। अब यहाँ पर फ्रेशवर्क्स रेजेस ओवर 1.03 बिलियन बाय यूएस आईपीओ। बहुत बेसिक सी बात है कि आपका फ्रेशवर्क्स एक स्टार्टअप है आपका, ये आपके फाउंडेड चाइना में, मतलब चेन्नई के अंदर बेसिकली फाउंड होता है आपकी जो स्टार्टअप है। अब यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है बेसिकली, हम देखते हैं कि इसका पूरा डोमेन रहता है। ये आपकी नैस्डैक के ऊपर लिस्ट हो गई है और यूएस का इन्होंने आईपीओ, मतलब यूएस आईपीओ मतलब यूएस के अंदर आईपीओ इन्होंने लाया है और 1.03 बिलियन इन्होंने यहाँ पर रेज किया। तो हमने देख लिया राइजेस टू नियरली 13 बिलियन, इनकी जो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 13 बिलियन पर राइज कर गई है, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर जो है ये हमने देख लिया। अब सेल्स फोर्स, ज़ेंडेस्क, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, हबस्पॉट, ये आप समझ गए होंगे, इससे रिलेटेड इनका आपका वो है कॉम्पिटिशन है। तो ये वाला इनका मार्केट है, बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ये बना के सेल करते हैं। सेल्स फोर्स और माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो आपने सुना होगा, और एप्पल भी आपने हो सकता है सुना हो, ये बाकी तो थोड़े लेस नोन है आपके। कंपनी सेज इट हैज़ ओवर 52,000 कस्टमर्स। बेसिकली बहुत बेसिक सी बात है कि आपके इनके जो कस्टमर्स हैं वो 52,000 प्लस है, ये हमने देख लिया। अब नियरली 75% ऑफ फ्रेश वर्क्स 4,300 एम्प्लॉयज़ होल्ड स्टॉक ऑप्शन। बेसिकली ये कि आपका 75% ऑफ इनके एम्प्लॉयज़ जो हैं, जिनका नंबर बनता है टोटल में 4,300, तो वो स्टॉक ऑप्शंस होल्ड करते हैं। स्टॉक ऑप्शंस का मतलब मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं आपका कंपनी का शेयर चल रहा है 100 रुपीज़ पर, मैं आपको यहाँ पे तो कंपनी का आपका ओनरशिप, आपका शेयर चल रहा है 100 रुपीज़ पर हो सकता है कि आपको जैसे आपको अपने लोग को, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी हो, तो आप सैलरी की फॉर्म में इस तरह से दे सकते हैं कि आप अभी अपने शेयर को 90 रुपीज़ पे सेल कर दें, तो एक तरह से 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो आपका जो एम्प्लॉय है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बाद, उसे लॉक इन पीरियड बोलते हैं, लॉक इन पीरियड के बाद उसे सेल कर सकता है मार्केट के अंदर एज नॉर्मल शेयर्स, बिल्कुल नॉर्मल शेयर्स रहते हैं और ये थोड़े कम प्राइस में मिलते हैं मार्केट से, तभी तो मतलब लेना चाहेंगे। अगर मार्केट में मिलेंगे तो कोई बाहर से ले लेगा। तो उस तरह से बेसिकली एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी की फॉर्म में इसको ले सकते हैं, मतलब अपनी सैलरी कैश की जगह या जो इनको मिलता है उनकी जगह ये ले सकते हैं अपने शेयर्स को, जो कंपनीज के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यही बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे रिफ्लेक्ट होता है कि जो कंपनी के आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको भरोसा है, जिनको अंदर का सब कुछ पता है। एम्प्लॉयज़ को सब कुछ पता होता है अंदर का, मतलब मेजोरिटी एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सारे, क्योंकि स्टार्टअप है ये। तो इसके अंदर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जिनको पता है, अंदर वाली नॉलेज है, उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने, उन्हें 75% के आसपास लोगों ने उन्हें स्टॉक ऑप्शंस खरीद रखे हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात रहती है कंपनी का एनालिसिस करते टाइम। तो हमने देख लिया पूरा। अब यहाँ पर जो है ये हमने यूएस आईपीओ, ये इनके आपके को फाउंडर और सीईओ हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। ये आपके गिरीश मथुरन है और ये इन्होंने फ्रेश शेयर्स का एक प्रोडक्ट का पैच लिया हुआ है यहाँ पर। अब जापान कुबोटा में रेज स्टेक इन एस्पोर्ट्स। बेसिकली ये समझ नहीं आता है, इसके कुछ ऐसा लगता है जापान का कुछ है, बट यहाँ पे क्या है कि एस्कॉर्ट्स एक आपकी, यहाँ पे ये पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। एस्कॉर्ट्स एक आपकी कुबोटा, सॉरी, एस्कॉर्ट्स एक बेसिकली यहाँ पे इंडिया के अंदर ट्रैक्टर वगैरह बनाने वाली कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका इन ट्रैक्टर मेकर एंड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी बेसिकली। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर कंपनी मान सकते हैं डेवलपमेंट के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, कुबोटा ग्रुप एक जापानीज एग्रीकल्चर एंड इक्विपमेंट फर्म है। बेसिकली सेम टाइप का बिजनेस है इनका जापान के अंदर, जापानीज है। और मतलब जापानीज है, इसका मतलब जापान के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इनका बिजनेस रहता है। इन टॉक्स विद नंदा फैमिली। नंदा फैमिली यहाँ पर क्या, आप कहाँ से आ गए बीच में, तो एस्कॉर्ट्स लिमिटेड जो है उसके ओनरशिप नंदा फैमिली के अंदर ही आती है। तो नंदा फैमिली से बात करें कि आपका जो इनका प्रमोटर्स है, जो प्रमोटर्स ऑफ एस्कॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड, जो नंदा फैमिली है, मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो नंदा फैमिली जो है उसको आपके उनसे बात करें कि हम अपना शेयर आपकी कंपनी के अंदर बढ़ा पाएँ, कि आपका टू इंक्रीज इट्स स्टेक, आप देख सकते हैं, टू इंक्रीज इट्स स्टेक एंड इवेंचुअली बिकम अ कंट्रोलिंग शेयर होल्डर। मतलब कि आपका समझ गए होंगे कि ये 50% के आसपास इनकी ओनरशिप आ जाए या मैक्सिमम ओनरशिप आ जाए, ताकि ये मतलब कंट्रोलिंग शेयर होल्डर बन जाए यहाँ पर। तो ये हमने पूरा देख लिया। अब यहाँ पर क्या है कि यही है आपका कि जो ओसाका बेस्ड कॉन्ग्लोमेरेट है, ओसाका बेस्ड कॉन्ग्लोमेरेट मतलब यही कि आपका जापान के अंदर जो कॉन्ग्लोमेरेट है वो इंडिया के अंदर जो ट्रैक्टर मार्केट है उसका आपका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करने की बात करें। मतलब एक्सप्लॉइट करने का मतलब बुरा नहीं होता, एक्सप्लॉइट करने का मतलब कि पोटेंशियल को आप इंडिया के अंदर उसे डेवलप कर पाएँ। यही है कि आपका एस्कॉर्ट्स आपकी जो है 4th लार्जेस्ट ट्रैक्टर मेकर है इन द कंट्री विद 11% मार्केट शेयर, ये बताना चाह रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है, इन टॉक्स टू बाय प्रमोटर्स 15% नाउ, लुक्स टू एक्वायर देयर एंटायर होल्डिंग वैल्यूडेड इतना, मतलब कि आपके यहाँ पे फिगर्स दे रखे कितने कितने पे बाय कर सकते हैं। तो हमने देख लिया पूरा। अब यहाँ पर क्या है कि एक और यहाँ पे एक लाइन लिखी थी यहाँ पर कि जो वो था, अगर इसको आपका एक्वायर कर लेगा जब, तो मतलब एक शेयर होल्डर बन जाएगा, तब यहाँ पर जो मार्केट है, पोटेंशियल है ट्रैक्टर मार्केट का, उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो हमने देख लिया पूरा। अब यहाँ पे देखते हैं आगे चले तो यूके राइज इंडिया विद
वैक्स सर्टिफिकेट्स नाउ। तो मैंने आपको जो 22 वाली वीडियो थी 22 सितंबर वाली, तो उसके अंदर भी आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया था वैसे तो, बट इसके अंदर क्या है कि आपका इंडिया और यूके में काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, मतलब आपकी एक डिस्प्यूट सा हो गया है वैक्स सर्टिफिकेट को लेकर कि क्या कर रहे हैं इन्होंने कोविशील्ड को तो अप्रूव कर दिया है, जिसे मैं आपको यहाँ पे लाइन दिखाता हूँ। वाइल अप्रूविंग कोविशील्ड मतलब इन्होंने कोविशील्ड को अप्रूव कर दिया कि अपने कोविशील्ड लगवा ली तो आप आ सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट लेके। बट यहाँ पे क्या है कि कोविशील्ड का सर्टिफिकेट इंडिया के अंदर एक ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो इशू करती है वो है आपकी कोविन। आप समझ गए कोविन, आपको पता ही होगा ऐप वगैरह पे। तो यहाँ पर ये जो है इन्होंने ये बोला कि कोविशील्ड लगवा लो, पर आपको कोविशील्ड का जो कोविन वाला सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा। तो ये मैंने आपको कल बताया भी था। अब यहाँ पर क्या है कि जो लोग आपके कोविशील्ड लगवा के जाएंगे उनको बेसिकली नॉन वैक्सीनेटेड की तरह ट्रीट करेंगे। ये लाइन उन्होंने लिखी हुई है कि आपका फुल्ली वैक्सीनेटेड इंडियंस विल स्टिल बी ट्रीटेड एज नॉन वैक्सीनेटेड पीपल। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर जो है इनको वापस से जो यहाँ से यूके जा रहे हैं उनको वहाँ पर जाके आपके क्वारंटीन होना पड़ेगा, फिर वो नॉर्मली जा सकते हैं बाहर। तो हमने देख लिया पूरा। अब यहाँ पर क्या है, इंडिया ने एक लाइन उन्होंने यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पर रिवर्स भी हो सकता है, यानी कि इंडिया टेक्स स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू यूके गवर्नमेंट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट सेड पीपल। मैं एक बार आपको पॉज करके वापस चल रहा हूँ। तो यहाँ पर है वो कि आपका अ डे आफ्टर इंडियाज स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू यूकेज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग फुल्ली वैक्सीनेटेड इंडियंस एज नॉन वैक्सीनेटेड एंड वार्नड ऑफ रेसिप्रोकल मेजर्स। तो रेसिप्रोकल मेजर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर भी यूके की जो वैक्सीनेटेड पीपल है उनको बैन किया जा सकता है कि आप मतलब आपको आगे क्वारंटीन में रहना पड़ेगा तभी आप जा सकते हैं नॉर्मली। तो ये हमने देख लिया। रेसिप्रोकल मेजर्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसे आपको पॉज करके वापस से बता दिया। तो हमने पूरा कवर कर लिया फर्स्ट पेज को। हम आगे चलते हैं एक बार। अब इसके बाद चाहे तो एआईएमए का वापस से एक यहाँ पे इन्होंने ऐड दिया है। अब कल आपका जो सेकंड डे था इनका, इनके अंदर इनके चीफ गेस्ट बने नितिन गडकरी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद आते हैं इनकी, मतलब जो अनलाइक अदर मिनिस्टर्स ये रोड वेज के अंदर मतलब जिनके मिनिस्टर हैं बेसिकली आपकी, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते रहते हैं। तो ये इसके अंदर ये बेसिकली चीफ गेस्ट हैं एआईएमए के अंदर, बाकी सारे। और ये भी आपके अगर आपको पता हो तो आधार पूनावाला, ये आपके CEO हैं आपके, जो इनका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII उनके। काफ़ी सारे मतलब बड़ी पर्सनैलिटीज इनके फर्स्ट डे के अंदर सेकंड डे के अंदर आ रही हैं आपकी। तो ये हमने देख लिया पूरा। यहाँ पे पर्पल से वापस से है सेक्शन, तो थोड़ा सा हम इसको कवर नहीं करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐड है वैसे तो, बट यहाँ पर क्या है, ये राइट्स इशू का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मैंने आपको शायद पहले कभी कवर नहीं किया है। इसके अंदर क्या होता है, एक आपको एक पॉइंट समझना है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में क्या होता है कि अगर आपने एक, जैसे मान लेते हैं आज के डेट में ये इन्होंने जैसे आज इन्होंने आपका निकाला है राइट्स इशू इनका है फ्राइडे अक्टूबर 1 से लेकर के आपका राइट्स इशू 7 अक्टूबर तक। तो यहाँ पे 7 दिन चलेगा IPO, मतलब सॉरी इनका जो राइट्स इशू है। तो राइट्स इशू में आपका एक डेट फिक्स कर देते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे 30 सितंबर, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 30 सितंबर से पहले अगर आपने शेयर्स इनके बाई किए हैं, तो जैसे मान लेते हैं इनकी एक रेशो निकलती है 4:1 मान लेते हैं 4:1, ठीक है। तो 4:1 का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास 4 शेयर हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक शेयर और बाय कर सकते हैं, हमारा एक शेयर और बाय कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको मार्केट शेयर, वही आपका ESOP वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मार्केट शेयर आपका 100 रुपीज़ पर है तो आपको 90 रुपीज़ पर आपका राइट इशू के अंदर नए शेयर मिल जाएंगे। तो बेसिकली कंपनी के बेनिफिट में होता है कि कंपनी इतने पैसे रेज कर सकती है, और जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है एक स्पेसिफिक डेट से आगे, तो उनको वो शेयर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इस तरह से आपका रहता है। अब यहाँ पे बाकी इन्होंने डिटेल को ज़्यादा नहीं दिया कि कितना इनका रेशो वगैरह रहने वाला है, क्या प्राइसेस वगैरह रहने वाले हैं, बट हमने बाकी जो है समझ लिया। एक रेशो निकलती है, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि एक रेशो निकलती है, उसके बेसिस पे आपको, अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको जो है शेयर मिल जाएंगे। और ये जो डेट होती है जिससे पहले आपको मिल रहा होता है ज़्यादा दूर नहीं होती, मतलब अगर आपको लग रहा हो कि 1 महीने 2 महीने, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे फ्राइडे 1 अक्टूबर है तो हो सकता है कि 29 सितंबर 28 सितंबर हो, मैक्सिमम उतना हो सकता है। बस हमने जो है पूरा कवर कर लिया। अब यहाँ पर यही था कि आपका राइट इशू का कॉन्सेप्ट रहता है। अच्छा, राइट इशू से क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक राइट है इनके पास, मतलब एक इनके पास ऐसा नहीं है ज़रूरी इनको बाई करना ही करना है। मतलब किसी के पास पैसे नहीं वगैरह नहीं है तो वो मना कर सकता है कि मेरे को नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बेसिकली आपका वर्क करता है पूरा। अच्छा, अब आपको एक और मैं इसमें पॉइंट कवर कर ही लेता हूँ, मैं सोच रहा था कि नहीं करता हूँ, बट क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आप 90 पे बाई करके एकदम से आपका जब मार्केट खुलेगा, मतलब हमें जब मिल जाएंगे शेयर्स, तब आपका यानी कि 7 अक्टूबर के बाद जब ये क्लोज हो जाएगा उसके बाद हमें मिल जाएंगे, तो आपका उसके बाद हम 100 पे सेल कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि आपका राइट्स इशू के बाद स्टॉक प्राइस जो है कम हो जाते हैं, आपके उतने ही हिसाब से कम हो जाते हैं। जैसे आपका 4 शेयर 100 रुपये के थे, आपके पास 400 रुपये की होल्डिंग थी, तो वो आपका शेयर प्राइस इस तरह से हो जाएगा कि आपका 5 शेयर की होल्डिंग
490 की ही बनेगी जितना आप बाय कर पा रहे हैं। तो उस तरह से बेसिकली आपका वर्क करता है, और ये भी एक ब्लॉक डील होती है एक तरह की, तो इसका भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है मनी कंट्रोल वगैरह वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो हमने देख लिया पूरा। अब इसके बाद चलते हैं आपके ईटी मार्केट सेक्शन के ऊपर। अब हम स्टार्ट, इसके अंदर पहली न्यूज़ आपकी, गेन्स फ्रॉम पीएलआई स्कीम शुड बी ड्यूरेबल नॉट वन ऑफ। दास दास आपके कौन है? ये शक्तिकांत दास है, ये आपके आरबीआई के गवर्नर है। हमने AIMA वाले ऐड में भी देखा था। इसके अंदर क्या है बेसिकली, पीएलआई स्कीम मैंने आपको कई बार बताया, इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, मतलब सॉरी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर प्रोड्यूस करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स के अंदर बेनिफिट देती है। जैसे आपका अभी क्लीन टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रह रहा है, और आपके वाइट गुड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है कि अगर आप AC वगैरह एक स्पेसिफिक तरीके से बनाते हैं और एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा बनाते हैं, एक प्रोडक्शन का लिमिट है, उससे ऊपर अगर आप बनाते हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट बेनिफिट देगी। हो सकता है आपको टैक्स के अंदर सब्सिडी दे दे, हो सकता है आपको प्रॉपर सब्सिडी दे दे कैश की फॉर्म में, या किसी और फॉर्म में आपको दे सकते हैं। हो सकता है आपको किसी जगह पे प्लांट सेटअप करना है, वहाँ पे लैंड दे दे। तो उस तरह से आपको यहाँ पे PLI स्कीम के बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, शक्तिकांत दास ने AIMA वाले जो आपकी मीटिंग थी, मैंने आपको कल बताया था, उसके अंदर ही ये बात रखी है कि PLI स्कीम से जो बेनिफिट्स अभी मिल रहे हैं वो आपके वन ऑफ है। मतलब वन ऑफ मतलब आपका अभी क्लीन सेक्टर के अंदर ज़्यादा रह रहा है आपका क्लीन, मतलब आप समझ गए होंगे कि आपके जैसे अभी हमने टाटा पावर देखा था, तो वैसे ही आपकी हाइड्रो पावर, सोलर पावर उसके अंदर ज़्यादा रह रहा है। और आपका दूसरा पॉइंट जो ऑफ फोकस जिनका है वो वाइट गुड्स के अंदर रहता है। आपकी जो वॉशिंग मशीन वाली जो चीज़ें हैं, और आपकी एयर कंडीशनर्स वगैरह हैं, वो सब जो चीज़ें इसके अंदर फोकस ज़्यादा रहते हैं 2 पॉइंट्स पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये ड्यूरेबल होना चाहिए, यानी कि इनको और सेक्टर्स के अंदर जाना चाहिए। ये हाइब्रिड फाइनेंशियल सेक्टर का एक नाम लिया इन्होंने, जिसके अंदर इन्होंने इंक्लूड किया यूनिकॉर्न्स, जो भी नए नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। आपकी स्कीम्स लाइक डिजिटल इंडिया, आपकी ऐसी चीज़ों पर इन्हें ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। एंड दी हाइब्रिड फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब एंड द शिफ्ट टू हाइब्रिड फाइनेंशियल सेक्टर और विल ओपन अप अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर ग्रोथ। मतलब भी ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि आपके जो PLI स्कीम के आप नाम पे बेनिफिट दे रहे हो, वो आप वहाँ पे तो जहाँ पे दे रहे हो वहाँ पे तो दो ही दो, बट और भी चीज़ों के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर इसको थोड़ा डाइवर्स करो। यूनिकॉर्न जैसी जो स्टार्टअप वाली चीज़ें हैं इनको बेनिफिट दो। जैसे अगर हमने ये देखा कि किसी स्टेट गवर्नमेंट को हमने ऐसे बोल दिया कि यहाँ पे अगर 10 यूनिकॉर्न्स एक ईयर में एस्टेब्लिश होते हैं तो हम आपको बेनिफिट देंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप ही काम करेगी उतना ज़्यादा कि वहाँ पे यूनिकॉर्न बने, नए नए स्टार्टअप खोले। तो उस तरह से बेसिकली गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमी की मतलब इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को यहाँ पर मैक्सिमाइज करना चाह रही है। इनकम एंड जॉब क्रिएशन विद डिजिटलाइजेशन एंड इनोवेशन कैन ब्रिंग अबाउट अ न्यू एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ऑब्वियसली बात है कि आपका अभी जो नेक्स्ट चीज़ आने वाली है, बड़ी चीज़, वो आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर ही होने वाली है। तो आपके डिजिटलाइजेशन और आपके इनोवेशन की वजह से इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ सकती है फॉर अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल, कि उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिल जाएगी। हमने पूरा देख लिया, इनकी स्टेटमेंट थी बेसिकली। अब यहाँ पर आगे चलते तो फेडरल रिजर्व फोरसीज अ पोटेंशियल रेट हाइक एज सून एज नेक्स्ट ईयर। तो मैं कई 2-3 दिनों से बात कर रहा हूँ, बट मैंने आपको ढंग से प्रोसेस कभी बताया नहीं था। फेडरल रिजर्व के अंदर जो आपका रेट बनता है वो क्या रेट होता है, और मतलब किस चीज़ का रेट होता है और वो किस तरह से बनता है। तो अभी क्या होता है बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस बताता हूँ। फेडरल रिजर्व मतलब आपका FOMC है, आप उसको गूगल कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका है कि आपका फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, फेडरल कमेटी ऑफ ओपन मार्केट, इस तरह से इनकी फुल फॉर्म मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। ये बेसिकली ये एक साल में 8 टाइम्स मिलते हैं, 8 टाइम्स मिलते हैं एक साल में। ये भी आप गूगल कर सकते हैं किस किस टाइम पर आपका। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक टारगेट प्राइस सेट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ का। एक टारगेट प्राइस सेट करते हैं आपके बॉन्ड्स का। जो फेडरल बॉन्ड्स होते हैं उनकी रेटिंग मैं आपको बता दूं, इंडियन बॉन्ड्स की रेटिंग ग्लोबल मार्केट के अंदर BBB के आसपास रहती है। अगर हम जैसे जो स्टैंडर्ड आपका है इसके ऊपर देखें, पर जो US की बॉन्ड रेटिंग आपकी रहती है AAA के आसपास। मतलब इतने इनके सिक्योर बॉन्ड्स हैं कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ना के बराबर हो सकता है ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो उस तरह से बेसिकली इनकी काफ़ी ज़्यादा रेटिंग रहती है। तो ये जो AAA बॉन्ड्स हैं इनकी यहाँ पर टारगेट प्राइस बताया जाता है। टारगेट प्राइस इसलिए बताया जाता है क्योंकि US इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी है, मतलब मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती कहीं पे भी, तो हर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इंटरफेयर करती है और बाकी चली जाती है। तो टारगेट प्राइस हमें बताया जाता है कि कितना प्राइस आपको यहाँ पे आसपास मिलना चाहिए। तो उसके बाद आपके डिमांड सप्लाई वाले खेलते हैं कि आप कितने लोग डिमांड कर रहे हैं, कितने लोग सप्लाई कर रहे हैं। ये जो कैलकुलेशन करता है ये वाला डिपार्टमेंट FOMC, ये कमेटी है बेसिकली। आप कमेटी बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, एक ही बात है।
ये जो डिमांड सप्लाई वाला एनालिटिक्स है पूरा ये करते हैं, कैलकुलेशन ये करते हैं। उसके बाद ये टारगेट प्राइस के आसपास मतलब ये कैलकुलेशन करते हैं कि टारगेट प्राइस कितना है, उसके हिसाब से कितना होना चाहिए वगैरह वगैरह। फिर ये एक रेट देते हैं, इंटरेस्ट रेट जो इन बॉन्ड्स पे मिलेगा, जो इन लोग को बाय करेंगे, जो ट्रिपल ए वाले बॉन्ड्स हैं इनके ऊपर मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि इंटरेस्ट रेट हल्का फुल्का कम हो सकता है क्योंकि आपका ये बहुत सिक्योर बॉन्ड है। अगर आप जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ कि अगर आप 100 रुपीज़ एक जगह डाल रहे हैं रिलायंस में और आपको ये रिटर्न्स मिलने वाले, गारंटी मिलने वाले हैं 8% के। और यहाँ पे एक मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं किंगफिशर की थोड़ी सी यहाँ पर जो है कम है मतलब आपकी रेपुटेशन। अब यहाँ पे 100 रुपये डालने वाले, यहाँ पे भी आपको 8% मिलने वाला है। तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे इसमें? कोई भी आर्बिट्रेरी पर्सन आपका रिलायंस बोलेगा, बट यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे फिक्स रिटर्न है आपके। बट आप अगर मैं मान लो यहाँ पे बोल दूँ कि आपके यहाँ पे 8% की जगह 10% मिलने वाले हैं, 10%, तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा आपका 10% के हिसाब से कितना सिक्योर है ये, और आपके 8% के हिसाब से ये तो प्रॉपर्ली आपको सिक्योर लग ही रहा है क्योंकि फिक्स रिटर्न है। तो उस तरह से बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा आपको। तो ये इस तरह से आपकी सिक्योरिटी जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे इंटरेस्ट कम मिलता है। वही बात है कि आपको रिस्क के बेसिस पे ही रिटर्न मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ। तुमने देख लिया पूरा का पूरा। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि आपका जो पोटेंशियल रेट है, जो मैंने आपको टारगेट प्राइस बताया, वो हाइक कर सकता है, बढ़ सकता है नेक्स्ट ईयर। तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर आगे चलकर आपका मिड एंड स्मॉल कैप्स रीगेन मोजो में मिड एंड स्मॉल कैप्स, आप समझ गए होंगे कि आपका बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज हैं जिनके भी अब कैपिटलाइजेशन एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर है। वो जो है लिमिट आपको नीचे कमेंट करनी है ताकि और लोगों को भी पता चल पाए। और अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या लिमिट है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको मैं बता दूँगा। अब रीगेन मोजो का मतलब आपका चार्म मतलब एक जो आपका बेसिकली पूरा ट्रेंड आ गया वापस इनका, ये कहने वाली बात है। कैचअप रैली लाइकली टू कंटिन्यू, मतलब यही कि आपका जो बाकी कंपनीज है, बाकी कैप्स है, लार्ज कैप्स वगैरह है, वो कंटिन्यू कर लेंगे, मतलब उनका कैचअप चलता रहेगा कि उनका जो मोजो है वो आता रहेगा, मतलब जो उनका ट्रेंड है पूरा। तो हमें देख लिया। अब यहाँ पे क्या है कि इंपॉर्टेंट है आपका S&P 5 BSE, मतलब BSE ने वालों ने एक इंडेक्स निकाल रखा है 150 मिड कैप इंडेक्स, और एक दूसरा इंडेक्स है आपका S&P BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। ये बेसिकली बता देता है कि मिड कैप के अंदर कैसा चल रहा है मार्केट और स्मॉल कैप के अंदर कैसा चल रहा है। बेसिकली इन्होंने Jan 1 2022 से पूरा डेटा दे रखा है, और अब ये जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि ये आपका जो है रिकवर कर गया, यानी कि इनका मोजो रिटर्न हो गया। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट के लिए कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका जो है ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के आसपास का टाइम होगा, तो इसके अंदर आपका वापस से आपका ऊपर चला गया वापस से। हमने देख लिया यहाँ पर भी ऑलमोस्ट यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बन रहा है आपका। तो हमने देख लिया पूरा। अब यहाँ पर जो बहुत बेसिक सी बात है, बाकी आपका टेक्निकल इंडिकेटर्स पॉइंट टू फर्दर गेन्स से एनालिस्ट। आपका टेक्निकल इंडिकेटर्स मतलब जो आपके चार्ट्स के बेसिस पे, इन सब चीज़ों के बेसिस पे आपके निकालते हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि आपका जो अभी जो फर्दर गेन्स है वो होने वाले हैं, कि आपका और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं जो इंडेक्स हैं आपके। तो हमने देख लिया पूरा। अब अच्छा क्या होता है कि अगर आप इनमें से एक कंपनी का पकड़ेंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, तो उसके गेन्स ज़्यादा होंगे। जैसे यहाँ पे अगर 2% है तो वहाँ पे 4% 5% के आसपास गेन्स होंगे। इंडेक्स के गेन्स थोड़े कम रहते हैं, इसीलिए इंडेक्स सबसे ज़्यादा सिक्योर रहते हैं आपके, कि अगर आप इंडेक्स लिंक्ड किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा क्या होता है कि कई लोग ये भी होता है कि निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी 75 यूनिट्स है, और आपके मतलब अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, तो 75 यूनिट्स आपको खरीदने पड़ेंगे, और आप जो है उसके बाद आपको 18,000 के आसपास पर यूनिट पेमेंट करनी पड़ेगी। जितना प्राइस चल रहा है निफ्टी का, या आप ऊपर देख सकते हैं, यहीं पे आपको दिख जाएगा कि ऊपर निफ्टी चल रहा है 17,500, सॉरी 18 नहीं चल रहा है, 7,500 के आसपास चल रहा है, और आपको यहाँ पर 75 यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो मैं आपको एक और छोटा सा हिंट दे देता हूँ, मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ इंडेक्स फंड्स के बारे में। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। ये जैसे निफ्टी जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है हर स्टॉक के अंदर, उसी तरह से आपके जो है जितना भी आप उनको पैसा देंगे वो आपको उसी तरह से आपका इन्वेस्टमेंट कर देगा निफ्टी के अंदर, मतलब आपकी जो निफ्टी की कंपनी है उसके अंदर। तो बेसिकली एक इनडायरेक्ट रूट है निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि निफ्टी अपने आप में तो कुछ है नहीं, निफ्टी तो अपने आप में बस एक शेयर्स का बंडल है। तो शेयर्स के बंडल को आप अगर देख लेंगे कि उसके अंदर क्या क्या आपकी शेयर्स पड़े हुए हैं, तो उसके अंदर आप खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से आपका। अब यहाँ पे आपको बहुत बेसिक बात है, यहाँ पर 21 फेल्ड कोऑपरेटिव बैंक डिपॉजिटर्स टू गेट अप टू 5 लाख बाय 10 दिसंबर। बहुत बेसिक सी बात है कि कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स थे, इनके ऊपर कभी बाद में बात कर लेंगे क्योंकि अभी वीडियो भी थोड़ी लेंदी हुई है। मैं आपको एक और पॉइंट बताने वाला हूँ। 21 आपके जो है ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स फेल हो गए हैं, और इनके डिपॉजिटर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत
5 लाख रुपीज़ जिनका जितना भी इनका बैलेंस था, अगर 5 लाख के अंदर था तो उतना, अगर 5 लाख से ऊपर था तो 5 लाख सिर्फ। तो 5 लाख तक की पेमेंट आपको मिलने वाली है, एक तरह से गवर्नमेंट की इंश्योरेंस हो गई यहाँ पे। तो उस तरह से बेसिकली अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो है DICGC। DICGC बेसिकली एक इनका एक एक्ट है 1961 के तहत, और अमेंडेड एक्ट है आपका 2021 के अंदर, इसी साल अमेंडमेंट जो हुआ था। अमेंडमेंट क्या हुआ था और क्या है वो देखते हैं। अब इसके अंदर इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इससे कुछ समझ में नहीं आता, हालांकि फिर मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर क्या है कि ये बेसिकली RBI की फुल्ली ओन्ड कंपनी है, मतलब RBI की सब्सिडरी एक तरह से। RBI की, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, RBI की फुल्ली ओन्ड कंपनी आपकी 100% ओनरशिप RBI के हाथ में है। तो मतलब एक तरह से गवर्नमेंट के हाथ में हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी गवर्नमेंट ने एक गारंटी दे रखी है कि अगर आपका बैंक डिफॉल्ट करता है, यानी कि बैंक मान लेते बैंकरप्ट होगा, कि आपको पैसे जो आपने डिपॉजिट करा रखे थे वो दे नहीं पा रहा, तो आपके 5 लाख रुपए तक आपका अगर बैलेंस 5 लाख से कम है तो आपको वहाँ तक, नहीं तो आपका अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा है तो 5 लाख तक, 5 लाख तक आपको गवर्नमेंट अपने पास से पैसे देगी। जो आपका DICGC है, इसके तहत आपको पैसे मिलने वाले हैं 5 लाख रुपये। तो ये कि आपका 21 ऐसे ही फेल्ड आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, बैंक्स हो गए बेसिकली, जिनके अंदर जो इनके डिपॉजिटर्स थे उनको 5 लाख रुपए तक दिसंबर पर अकाउंट मिलने वाले। तो हमने पूरा देख लिया। अभी पहले भी आया था, मैंने आपको पहले बताया था, तब भी हमने कवर किया था 13 सितंबर को। यहाँ पे इन्होंने भी आर्टिकल देखा कि हमने बताया था ये बेसिकली। अब यहाँ पे हमने पूरा कवर कर लिया, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ज्वाइन करना है ग्रुप तो आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर जैसे मैंने कल वीडियो नहीं डाली थी, मैंने कल उसके अंदर बता दिया था कि कल मैं वीडियो नहीं डालने वाला हूँ। तो अगर आपको कुछ भी अनाउंसमेंट, खैर मैं इतनी नहीं करता हूँ, बट फिर भी अगर आपको उसके अंदर कुछ डाउट भी पूछना है, वो सब चीज़ें हैं, ये जो PDF है वो पे आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो वो सब जो चीज़ें आपको नीचे मिल जाएगा एक लिंक, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।